ईओ आरओ का जॉब कैसा होता है, क्या क्या काम ईओ और आरओ पदों पर बैठे हुए व्यक्ति करते हैं, नगर पालिका प्रशासन में इन पदों का क्या महत्व होता है और इन दोनों पदों की अगर तुलना की जाए तो कौन सा पद अधिक महत्वपूर्ण है या कौन से पद के पास अधिक शक्तियां, अधिक अधिकार होते हैं। कुछ विद्यार्थियों के प्रश्न है कि सर ये तो आरएस लेवल की एग्ज़ाम है, तो क्या केवल आरएस की तैयारी करने वाला व्यक्ति ही इस एग्ज़ाम को दे। हेलो एंड नमस्कार, ऑनलाइन सारथी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ ईओ आरओ भर्ती परीक्षा से संबंधित, जिसमें मैं एक महत्वपूर्ण विषय ईओ और आरओ, इनकी ज़िंदगी और इनके जॉब के बारे में मैं बात करूँगा। ईओ आरओ का जॉब कैसा होता है, क्या क्या काम ईओ और आरओ पदों पर बैठे हुए व्यक्ति करते हैं, नगर पालिका प्रशासन में इन पदों का क्या महत्व होता है और इन दोनों पदों की अगर तुलना की जाए तो कौन सा पद अधिक महत्वपूर्ण है या कौन से पद के पास अधिक शक्तियां, अधिक अधिकार होते हैं। इन चीज़ों की चर्चा मैं आज की वीडियो में आपके साथ करने वाला हूं, तो आपसे निवेदन है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो के साथ जरूर जुड़े रहें। मैंने एक तुलनात्मक सारणी बनाई है कि उस सारणी में ईओ और आरओ दोनों पदों के बारे में कुछ पहलुओं पर चर्चा की गई है। ये जो भर्ती परीक्षा है ये दो पदों ईओ ग्रेड 4th और आरओ ग्रेड 2nd के लिए की जा रही है। तो ईओ जो है, ईओ के बारे में कुछ मैंने विशेषताएं या उनके कुछ महत्वपूर्ण पहलू यहाँ बताए हैं। जैसे ईओ अपने कार्यालय में कार्यालय का प्रमुख होता है। किसी भी नगर पालिका में ईओ से सीनियर कोई अधिकारी नहीं होता है, वो सर्वोच्च अधिकारी होता है। फिर ये एक प्रशासनिक पद है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इनके पास होती है। और ये जो राजस्व अधिकारी होता है उनसे सीनियर होते हैं, वरिष्ठ होते हैं। और नगर पालिका प्रशासन के लगभग सभी कार्यों में ईओ का हस्तक्षेप होता है, यानी ईओ की सहमति के बिना या उनकी परमिशन के बिना कोई भी कार्य नगर पालिका में होना संभव नहीं है। ये केवल इनके ऊपर होते हैं, नगर पालिका के प्रमुख जो निर्वाचित होते हैं। इनके अलावा नगर पालिका का पूरा प्रशासन ईओ की देखरेख में, इनकी सुपरविजन में संचालित होता है। जबकि जो राजस्व अधिकारी है वो कार्यालय में, नगर पालिका कार्यालय में केवल एक अधिकारी होता है। जहाँ ईओ का पद प्रशासनिक पद है, वहीं राजस्व अधिकारी होता है वो है, उसके पास राजस्व प्रकृति का पद होता है। कौन सा पद है? राजस्व प्रकृति का पद है। जबकि जो ईओ है वो एक प्रशासनिक पद है, यानी इसके पास काफी प्रशासनिक शक्तियां होती है। जबकि राजस्व अधिकारी के पास सीमित राजस्व संबंधी शक्तियां होती है। राजस्व अधिकारी अधिशासी अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है। चूंकि जो अधिशासी अधिकारी है वो कार्यालय प्रमुख होते हैं, तो उस कार्यालय में जो भी अधिकारी काम कर रहे हैं, जिसमें राजस्व अधिकारी भी शामिल है, वो ईओ के अंडर रहकर कार्य करते हैं। और राजस्व अधिकारी केवल राजस्व मामलों से संबंधित होता है, जबकि ईओ है वो नगर पालिका प्रशासन के लगभग सभी कार्यों से जुड़ा होता है, उनमें उसका इंटरवेंशन रहता है। फिर अधिशासी अधिकारी से आगे पदोन्नति, जो प्रमोशन है उसमें, जैसे ये 4th ग्रेड है तो फिर अधिशासी अधिकारी ग्रेड 3rd और ग्रेड 2nd में ईओ से प्रमोशन के चांस अधिक होते हैं। जबकि राजस्व अधिकारी यानी आरओ से आगे पदोन्नति के अवसर कम मिलते हैं, और जो मिलते हैं वो भी विलंब से मिलते हैं। तो पदोन्नति के सीमित अवसर और वो भी विलंब से। इसके अलावा जो ईओ होते हैं वो नगर पालिका का सर्वोच्च अधिकारी होता है और उसका आम जन से अधिक जुड़ा होता है। कोई भी व्यक्ति जो नगर पालिका कार्यालय में आया है, उसको नगर पालिका के चेहरे के रूप में जो व्यक्ति दिखेगा, जो कार्यालय दिखेगा, जो पद दिखेगा, वो है ईओ का। जबकि राजस्व अधिकारी है उसका काम केवल राजस्व से जुड़ा हुआ है। जिस व्यक्ति को कर से संबंधित या कोई शुल्क से संबंधित, उससे संबंधित काम होगा तो वो राजस्व अधिकारी के पास जाएगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति मान लो पट्टा बनाने के लिए आया है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, या कोई किसी मकान के निर्माण के अनुमति लेने आया है, या अपना नक्शा पास करवाने आया है, तमाम तरीके के काम जो आम जनता के नगर पालिका से पड़ सकते हैं, उसमें उनकी समस्याओं को सुनने वाला, उनकी समस्याओं के समाधान करने वाला जो व्यक्ति है, अंतिम व्यक्ति जिसके पास ये शक्ति होती है, वो है अधिशासी अधिकारी। तो यदि आप इस भर्ती परीक्षा की तैयारी करके अधिशासी अधिकारी बनते हो तो आप आम जन की समस्याओं के समाधान में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अधिशासी अधिकारी के पास महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार होते हैं। नगर पालिका का बजट बनाना, बजट को स्वीकृत करवाना, बोर्ड की मीटिंग बुलाना, बोर्ड की मीटिंग में प्रस्ताव वगैरह रखना, ये सब काम नगर पालिका अध्यक्ष की सहमति से, उनके परामर्श से नगर पालिका के ईओ द्वारा किए जाते हैं। तो इनके पास महत्वपूर्ण प्रशासनिक शक्तियाँ होती है। जो नगर पालिका के जितने भी कर्मचारी हैं उनको छुट्टी वगैरह देना, उनके सभी ड्यूटीज़ वगैरह लगाना, ड्यूटी एलोकेट करना,
वो सभी काम भी ईओ के द्वारा किए जाते हैं। जबकि राजस्व अधिकारी के पास सीमित राजस्व संबंधी अधिकार होते हैं। राजस्व अधिकार भी ईओ के पास होते हैं, उनके सुपरविजन में इन शक्तियों का प्रयोग राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाता है। अधिशासी अधिकारी ग्रेड पे होती है 4200, जबकि राजस्व अधिकारी के ग्रेड पे 48 होती है। केवल एक ये मामला है जिसमें राजस्व अधिकारी भारी पड़ जाते हैं, लेकिन बाद में जब ईओ ग्रेड 4th से 3rd या 2nd ग्रेड में आ जाते हैं ईओ, तो तब ये राजस्व अधिकारी से आगे हो जाते हैं, क्योंकि इनका प्रमोशन होता है जल्दी और इनका प्रमोशन होता है धीरे धीरे। प्रमोशन में अवसर भी सीमित होते हैं और प्रमोशन लेट होता है, तो इस कारण रेस की शुरुआत में तो ये आगे रहते हैं, लेकिन बाद में अधिशासी अधिकारी या ईओ आगे चले जाते हैं। नगर पालिका का जो बजट होता है और बजट को स्वीकृत होने के बाद उसका जो व्यय होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है, वो तय करने में या उसको कैसे खर्च करना है, टेंडर वगैरह निकालना, इन तमाम चीज़ों में, तमाम प्रक्रियाओं में ईओ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनकी बजट निर्माण एवं बजट व्यय में सीमित भूमिका होती है। सबसे बड़ी बात, नगर पालिका में ईओ की जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। तो राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नगर पालिका में काम करते हैं ईओ। नगर पालिका में जो प्रमुख होता है वो होता है नगर पालिका अध्यक्ष, जो निर्वाचित होता है, जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित होता है। लेकिन जो अधिकारी होता है, जो प्रशासनिक शक्तियां हैं, सभी प्रकार के नगर पालिका के जो संसाधन है उनको किस प्रकार खर्च करना है, कहाँ पे उनको लगाना है, कहाँ पे तैनात करना है, ये तमाम तरीके की जो प्रशासनिक कार्य है ये सब नगर पालिका के ईओ के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये केवल, जैसे राजस्व अधिकारी, यह केवल एक विभागीय अधिकारी की हैसियत से कार्य करता है, जबकि राजस्व जो अधिशासी अधिकारी है वो नगर पालिका में राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। नगर पालिका क्षेत्र में नवीन प्रोजेक्ट्स की परिकल्पना और उनके क्रियान्वयन में भी ईओ की अहम भूमिका होती है। अगर नगर पालिका में कोई व्यक्ति ईओ लगा हुआ है और वो कुछ नवाचार करना चाहता है सफाई के मामले में या फिर बिजली, सड़क, पानी, इनके मामले में अगर वो कोई नई चीज़ करना चाहता है, जैसे सूरत और इंदौर, ये जो नगरीय क्षेत्र हैं सफाई के मामले में, स्वच्छता संरक्षण में पूरे देश में नंबर 1 आते हैं, तो वहाँ के जो नगरीय निकाय हैं, उनके जो प्रमुख व्यक्ति हैं, जो आयुक्त हैं, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, उनके पास शक्तियाँ होती हैं। वो उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुनिश्चित करते हैं कि सफाई से जुड़े हुए सभी काम अच्छे ढंग से किए जाएँ, व्यवस्थित रूप से किए जाएँ। तो कोई व्यक्ति अगर किसी नगर पालिका में ईओ लगा हुआ है तो वो भी सफाई से जुड़े हुए, स्वच्छता से जुड़े हुए, पानी, बिजली, इनसे संबंधित जो भी उसके अधिकार क्षेत्र में चीज़ें आती है उनसे संबंधित नई पहल कर सकता है। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस अपने अडॉप्ट कर सकता है, जिसका उदाहरण पूरे राज्य में दिया जा सकता है। तो काम करने का अवसर, काम करने की शक्तियाँ, ये सभी शक्तियाँ ईओ के पास होती है। नगर पालिका क्षेत्र में सभी विभाग नगर पालिका से संबंधित यदि कोई कार्य हो तो ईओ से परामर्श लेते हैं। अब क्या होता है, नगर पालिका क्षेत्र में जैसे सड़क, नाली या फिर किसी प्रकार का कोई भवन निर्माण हो, सभी विभाग जब अपना ऑफिस सेटअप करते हैं तो भवन निर्माण वगैरह होता है। अन्य जितने भी विभाग होते हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग है, ये सभी विभाग नगर पालिका के साथ कोऑर्डिनेशन, समन्वय करके अपना कार्य करते हैं। तो कोई भी विभाग, उसको नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी गतिविधि चालू करनी है या उसको जारी रखना है या उसके संबंध में किसी प्रकार का कोई कार्य करना है, तो उसको नगर पालिका से एक बार परामर्श जरूर करना पड़ता है। और नगर पालिका में जो संबंधित व्यक्ति होता है जिससे उनको परामर्श या सलाह लेनी होती है या पूछना होता है, वो होता है नगर पालिका का अधिशासी अधिकारी, जिसको हम सब बोलते हैं ईओ। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है कि किसी भी तहसील स्तर पे या बड़े शहर के स्तर पे 4 बड़े अधिकारी होते हैं। 4 बड़े अधिकारी होते हैं। एक होता है आरएएस, एसडीएम, फिर होते हैं तहसीलदार साहब, एक डीवाईएसपी, डिप्टी एसपी, और इसके बाद में जो अधिकारी आते हैं वो होते हैं ईओ। ईओ अधिशासी अधिकारी। यानी ये 4 अधिकारी जो किसी एक बड़े नगरीय क्षेत्र में कार्य करते हैं, पदस्थापित होते हैं,
इन चारों में से अगर आप ये तीन देखोगे, इन तीनों का जो चयन होता है वो होता है आरएएस परीक्षा से। आरएएस परीक्षा जिसे आरपीएससी आयोजित करवाता है। और इस आरएएस परीक्षा में कितने चरण होते हैं आप सब लोगों को पता होगा। 3 चरण होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ये तीनों चरण, पहले प्री पास करो, फिर मेंस पास करो, फिर इंटरव्यू में जाओ, वो पास करो। उसमें अगर अच्छी रैंक आती है तब आप एसडीएम, तहसीलदार या डीवाईएसपी बनते हैं। लेकिन ये जो ईओ और आरओ की पोस्ट है, जो अधिकारी के समकक्ष है, जिसके पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ होती है, अधिकार होते हैं, ये आपको केवल एक परीक्षा के माध्यम से मिल रहा है। और वो परीक्षा कौन सी है? जो आरपीएससी आयोजित करवा रही है, ईओ आरओ भर्ती परीक्षा, जो 23 मार्च 2025 को आयोजित होगी। यानी अधिकारी आप बनना चाहते हैं, एक परीक्षा के माध्यम से इस परीक्षा को उत्तीर्ण करके आप अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। आप इसकी अच्छे से तैयारी करें। कुछ विद्यार्थियों के प्रश्न है कि सर ये तो आरएस लेवल की एग्ज़ाम है, तो क्या केवल आरएस की तैयारी करने वाला व्यक्ति ही इस एग्ज़ाम को दे? क्या अन्य अभ्यर्थियों को इस परीक्षा से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? बिल्कुल रखनी चाहिए। आरपीएससी ने इस भर्ती परीक्षा के लिए जो न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है वो है स्नातक, ग्रेजुएट। तो कोई भी व्यक्ति जो स्नातक है वो इस परीक्षा की तैयारी करने में सक्षम है और उसको इसकी तैयारी करनी चाहिए बिना किसी झिझक के। अब सवाल आता है कि सर भाग ब, जो पार्ट ब है, जिसमें नगर पालिका अधिनियम, नगर पालिका नियम और फिर कुछ नगरीय क्षेत्र में लागू केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से संबंधित अध्ययन करना है, और ये पार्ट कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगता है। अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आरएस की तैयारी करे, चाहे अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी करे, पार्ट बी लगभग सभी के लिए समान है। किसी भी व्यक्ति ने इस भर्ती परीक्षा की तैयारी करने से पहले, भले ही वो आरएस की तैयारी करे, आईएएस की तैयारी करे, उसने नगर पालिका अधिनियम कभी नहीं पढ़ा होगा, उसने नगर पालिका नियम कभी नहीं पढ़े होंगे। तो जब इस भर्ती परीक्षा के पार्ट बे की तैयारी, भाग बे की तैयारी का प्रश्न सामने आता है, तो सभी व्यक्ति लगभग समान स्तर पे। कुछ लोगों ने पहले नगर पालिका अधिनियम पढ़ लिया होगा, उसकी अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर लोग उसी स्तर पे हैं। तो अगर आपको भाग ब की तैयारी करने में कोई परेशानी आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन भी हम जल्दी इस ऑनलाइन सारथी प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। भाग ब पूरा मैं आपको फ्री में करवाने वाला हूँ। भाग ब जिसमें राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय अनुबंध नियम 1974, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 और राजस्थान नगर पालिका समितियों के कार्य, कर्तव्य एवं शक्तियाँ नियम 2009, ये सभी मैं आपको इस ऑनलाइन सारथी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे फ्री में करवाने वाला हूँ। तो उसकी आप चिंता मत कीजिए। पार्ट ए की और पार्ट बी की दोनों की आप तैयारी जोरदार ढंग से कीजिए। पार्ट बी की जिम्मेदारी मेरी है। इस पार्ट बी में जो भी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की है, उनकी तैयारी भी आपको कराई जाएगी। जल्दी ही इसके लिए हम एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं। उस टेस्ट सीरीज में विशेष रूप से हम पार्ट बी पे ध्यान देंगे। उस पार्ट बी में जो भी जितना भी सिलेबस में दिया गया है सभी को उसमें कवर किया जाएगा, कोई भी भाग छूटेगा नहीं। और आपकी इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे कि आप जब इसकी परीक्षा देने जाएंगे तो आप ये भूल जाएंगे कि जब आपने तैयारी की शुरुआत की थी तो आपको सबसे कठिन जो भाग लगता था भाग ब, अब वो आपको सबसे सरल और सबसे आसान भाग लगने लगेगा। तो यदि आप इस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जोरदार ढंग से इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं भी इस तैयारी में आपका सहयोग करने वाला हूँ। टेस्ट सीरीज लेके आएंगे और पार्ट बी के लिए कुछ लेक्चर्स भी हम इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपके लिए लाने वाले हैं। इसके अलावा इस भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए जो भी अपडेट हैं, काफ़ी अभ्यर्थियों की मांग है कि इसके फॉर्म नए सिरे से खोले जाएं, क्योंकि भर्ती परीक्षा एक बार हो चुकी है, बाद में भर्ती इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया, अब दोबारा भर्ती परीक्षा हो रही है। इस बीच में जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया है और जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं, वो राज्य सरकार से या आरपीएससी से ये मांग कर रहे हैं कि इसके फॉर्म नए सिरे से खोले जाएं। तो उन लोगों को भी इसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यदि इस भर्ती परीक्षा में आपको शामिल नहीं किया जाता है तो आगे भी तो इसी एग्ज़ाम की, इसी पद की भर्ती के लिए परीक्षाएं तो होती रहेगी, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से राज्य सरकार ने नई नगर पालिकाओं का गठन किया है, तो उसमें किसी न किसी व्यक्ति को ईओ बना के भेजना तो पड़ेगा। तो अगर इस भर्ती परीक्षा में आपको शामिल नहीं भी किया जाता है, यदि उदाहरण एक देख लें कि नहीं भी किया जाता है, तो आगे तो आपको शामिल किया जाएगा और हो सकता है सरकार आपकी मांगों पर विचार करे और इसके फॉर्म नए सिरे से खोल दे। तो भविष्य की गर्भ में है
कि आपको शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, लेकिन तैयारी तो आपको करनी चाहिए। यदि आप स्नातक है, एक ही परीक्षा के माध्यम से ईओ जैसा, आरओ जैसा महत्वपूर्ण अधिकारी पद हासिल करना चाहते हैं, तो इस भर्ती परीक्षा से अच्छा आपके लिए कोई अवसर नहीं है, कोई मौका नहीं है। तो मैं आपके साथ मिलकर आपको आपकी तैयारी को और अधिक बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आप भी कटिबद्ध हो जाइए और अच्छी तैयारी के लिए। आप सभी का हमारे इस चैनल पे अपना स्नेह और विश्वास बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।